नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। तो आइए महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखते हैं जो चर्चा में रहे हैं। राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजेंद्र सिंह भट्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सम्मानित किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक रहे थे और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। तो आइए देखते हैं। यूके भारत सप्ताह समारोह के दौरान एक विशेष अवसर पर अनुभवी सैनिक राजेंद्र सिंह भट्ट को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किया गया। राजेंद्र सिंह भट्ट को जो वर्तमान में दक्षिण पश्चिम लंदन के हाउंसलो में रहते हैं का जन्म 1921 में विभाजनपुर भारत में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे अपने देश की सेवा के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए और अपनी मेहनत के बल पर कड़ी मेहनत के माध्यम से भट्ट ने प्रगति की और 1943 में हवलदार मेजर सर्जेंट माजर के पद पर सम्मानित पद हासिल किया। भट्ट के वीरतापूर्ण कार्यों ने पूर्वोत्तर भारत में कोहिमा के युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया। उन्होंने मित्र देशों की सेना के साथ लड़ाई लड़ी और जापानी सुरक्षा को तोड़ने के उनके मिशन का बहादुरी से समर्थन किया। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। पूर्वोत्तर राज्यों में मित्र देशों की सेनाओं की समर्थन में ये लड़े और जापानी सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास किया और 1943 में हवलदार मेजर का पद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया। IIT खड़गपुर भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रही है। IIT खड़गपुर भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रहा है। यानी कि यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो छेड़छाड़ को माना नहीं जाएगा। छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली है क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासुर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसको देखते हुए IIT खड़गपुर भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रहा है। दूसरा पॉइंट है गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग को $108 मिलियन में नीलाम किया गया। कितने में? $108 मिलियन। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ये 108 है, मतलब 10 करोड़ 80 लाख डॉलर। 10 करोड़ 80 लाख डॉलर, तो यानी कि ये तो अरब में चला गया। 10 करोड़ 80 लाख डॉलर में नीलाम किया गया। किसकी पेंटिंग है ये? गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग है और $108 मिलियन में नीलाम किया गया। काफी बड़ी राशि है एक आम आदमी के लिए। माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। IIT खड़गपुर ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित की। गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग $108 मिलियन में नीलाम की गई। माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया। चौथा है हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात और अहमदाबाद की साबरमती नदी के बीच स्थित है, वहाँ पर ये स्थित है। उसके अध्यक्ष करे गए हसमुख अधिया। ये गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के ये
अध्यक्ष नियुक्त किया गया हसमुख अधिया को, जो कि अहमदाबाद और गांधी नगर के बीच में साबरमती नदी के पास में ही स्थित है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। उसमें हसमुख अधिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंजाब विधानसभा ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जो राज्य सरकार को डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार देता है। पांचों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित की है। और गुस्ताव क्लिंट की पेंटिंग को $108 मिलियन में नीलाम किया गया है। माइकल रोसेन को पेन पिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, यहाँ सेज भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं। पंजाब विधानसभा ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जो डीजीपी को नियुक्त करने का उनको अधिकार देता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर का खतरा, जो कि WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला है आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर का खतरा है, जो कि एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम दुनिया के सबसे आम कृत्रिम स्वीटनर में से एक है। कृत्रिम स्वीटनर जो कि मैन मेड है, मनुष्य ने इसे बनाया है। किसको? एस्पार्टेम दुनिया की सबसे आम कृत्रिम स्वीटनर में से एक है। कृत्रिम स्वीटनर में से एक है। विभिन्न बहसों और विवादों का विषय रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर अनुसंधान शाखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के नाम से जाना जाता है। एस्पार्टेम की अपनी आगामी सूची को संभवतः कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करके सुर्खियां बटोरी। एस्पार्टेम मैन मेड कृत्रिम स्वीटनर है। बोला है एस्पार्टेम से आप बचिए, इससे कैंसर हो सकता है। WHO की शाखा है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, इसने बोला है एस्पार्टेम है और एस्पार्टेम से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल, PM मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द नाइल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी मिस्र की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर हेलियोपोलिस जो स्मारक था उसकी भी उन्होंने यात्रा की, जो कि मिस्र के काहिरा में था। वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में फिलिस्तीन और मिस्र में जो 4000 भारतीय सैनिक थे मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1700 सैनिक मारे गए थे जो कि राष्ट्रमंडल देशों के थे। तो उसको हेलियोपोलिस स्मारक है, उसको देखने के लिए गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र यात्रा पर देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, यानी मिस्र का जो राजकीय सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी ने इनको सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना वर्ष 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल द्वारा की गई थी। 1953 में राजशाही समाप्त होने के बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राज सम्मान बन गया। राजशाही समाप्त होगी 1953 में, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। यह उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्तकर्ता बनाता है और यह उनका 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और मोदी जी का यह 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चालू खाता घाटा क्या है?
करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? तो करंट अकाउंट डेफिसिट को सरल सरल शब्दों में बता दूं कि वस्तुओं और सेवाओं का हम जो आयात करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का हम जो निर्यात करते हैं, उससे आयात यदि अधिक हो जाए, आयात मतलब हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और निर्यात मतलब हम दूसरे देशों में वस्तुएं या सेवा बेच रहे हैं, तो आयात ज़्यादा होगा तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो इसको बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन इस साल विदेशों से बहुत सारे भारतीयों ने काफ़ी सारा धन भेजा है। अमेरिका में बहुत सारे हमारे जो आईटी कंपनी में वर्क करते हैं, उन्होंने काफ़ी सारा धन भेजा है, तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है उसको कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सुविधा मिली है। देखिए, चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट किसी देश के बाहरी क्षेत्र के आकलन में, किसी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात, यह किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच अंतर को मापता है। वस्तुओं सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच के अंतर को मापता है, मतलब आयात अधिक है निर्यात कम है तो घाटा हो रहा है ना। यदि आयात कम हो निर्यात ज़्यादा हो, हम ज़्यादा सामान वस्तुएं और सेवाएं बेच रहे हैं तो हमें करेंसी मिलेगी तो घाटा कम होगा। लेकिन यहाँ क्या है, आयात ज़्यादा हो रहा है निर्यात कम वस्तुओं और सेवाओं का, तो हमें चालू खाता घाटा हो रहा है। चालू खाता घाटा किसी देश के बाहरी आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी देश का आयात व्यय उसकी निर्यात आय से अधिक हो जाता है। आयात व्यय उसकी निर्यात आय से अधिक हो जाता है। ठीक है, चालू खाता घाटा को शेयर बाजार और निवेशकों दोनों के लिए चिंता का विषय माना जाता है। शेयर बाजार और निवेशकों दोनों के लिए चिंता का विषय माना जाता है। यदि चालू खाता घाटा अधिक है तो शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा, निवेशक निवेश नहीं करेंगे, और यदि चालू खाता घाटा कम है तो शेयर बाजार ऊपर उठेगा और निवेशक भी पैसा लगाएंगे। वित्त वर्ष 2023 की जनवरी मार्च तिमाही के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट में CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में उल्लेखनीय कमी देखी गई। यह घटकर $1.3 बिलियन रह गया। $1.3 बिलियन रह गया, बिलियन मतलब अरब, 1.3 अरब डॉलर रह गया, जो सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.2% है। चालू खाता घाटा में इस सकारात्मक विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं या जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन से हैं? चालू खाता घाटा को कम करने में योगदान देने वाले कारक। तो हम चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने वाले कारक कौन से हैं वो देखते हैं। व्यापार घाटे में नरमी ने वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सेवाओं के निर्यात के मजबूत प्रदर्शन और विशेष रूप से निजी हस्तांतरण प्राप्तियों के माध्यम से प्रेषण में वृद्धि ने सकारात्मक प्रवृत्ति में योगदान दिया। विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजे गए धन में पिछले वर्ष की तुलना में 20.8% की वृद्धि हुई, जिससे चालू खाता घाटा में कमी आई। तो विदेशों में जो कार्यरत हैं भारतीय लोग, उन्होंने धन का प्रेषण किया भारत में, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई। हसमुख अदिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो हसमुख अदिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव, पहले ये केंद्रीय वित्त सचिव थे और राजस्व सचिव हसमुख अदिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरा पॉइंट है, उन्हें तत्काल प्रभाव से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड GMDC के बोर्ड के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। मैं एक ही व्यक्ति काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पदों पर है, कितनी मेहरबानी देखिए। वे 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है और एक व्यक्ति को इतने सारे
बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं भूपेंद्र पटेल। काफ़ी सारे मतलब इनको इतनी जिम्मेदारी दे दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के बारे में जानेंगे। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, यह भारत का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी 886 एकड़ में बनी है। कितने में? 886 एकड़ में बनी है। इसमें एक बहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी इसी स्थान पर स्थित है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी इसी स्थान पर स्थित है। और इसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र डीटीए भी है। घरेलू टैरिफ क्षेत्र डीटीए भी है। ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया। मोटर बाइक रेस है मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन 22 से 24 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। यह दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। मोटो जीपी 2023 रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। पहली बार मोटो ई रेस यूरोप के बाहर आयोजित की जाएगी, जो कि भारत में की जाएगी। और भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। और पहली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंकिंग दी है। नई दिल्ली और मुंबई को 141वां स्थान दिया गया है। चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलुरु को क्रमशः 144, 144, 148वां स्थान दिया गया है। और दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, सबसे कम रहने योग्य शहर है। और निचले टॉप 10 में कीव भी शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहले स्थान पर है। नई दिल्ली और मुंबई 141 स्थान पर है। इतना जान लेते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।